अधिकारों के संदर्भ में जो लास्की का सिद्धांत है, यदि हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें शास्त्रीय उदारवाद की झलक भी है, इसमें बहुलवादी विचारधारा का प्रभाव भी है और समाजवाद की झलक भी इसमें मिलती है। तो ऐसे में जो लास्की का अधिकारों का सिद्धांत है उसमें कुछ एक तथ्य जो हैं वो स्वीकार करने योग्य हैं। जैसे लास्की ने ये कहा है कि अधिकार नैतिक आधारशिला पर आधारित होते हैं और अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपना सर्वोत्तम विकास करने के योग्य बनाना है। उसका ये विचार भी ठीक है कि अधिकार सामाजिक कल्याण के हितों में होने चाहिए और सामाजिक हितों को सम्मुख रखकर राज्य द्वारा अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। माने जो व्यक्ति के अधिकार हैं और जो सामाजिक कल्याण है उनमें परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, और यदि कोई अधिकार ऐसा है जो सामाजिक कल्याण के विरुद्ध है तो उस व्यवस्था को राज्य समाप्त कर सकता है, माने उस अधिकार को राज्य समाप्त कर सकता है। और ऐसे में लास्की ने जो विशेषाधिकारों की एक सूची दी है वो भी काफ़ी हद तक उचित प्रतीत होती है कि ये जो अधिकार लास्की ने बताए हैं उस सूची के अंतर्गत ये सभी अधिकार प्रजातंत्रीय राज्य में नागरिकों को मिलने अनिवार्य हैं। लेकिन समुदायों के अधिकारों के विषय में जो लास्की का विचार है वो उचित प्रतीत नहीं होता। लास्की एक बहुलवादी विचारक थे, इसलिए उन्होंने ये माना कि राज्य के अलावा जो अन्य समुदाय हैं समाज में, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सभी समुदाय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य है। तो मानवीय जीवन में जो समुदायों का महत्व है उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन लास्की ने जो ये माना कि समुदायों को राज्य के समान स्थिति दी जाए, माने राज्य के पास जो प्रभुसत्ता की शक्ति है जिसके कारण ही राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि अन्य सभी संस्थाओं से श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। लास्की उस प्रभुसत्ता के बंटवारे की बात करते हैं। लास्की कहते हैं कि जितने भी समुदाय हैं सबके पास उनके हिस्से की जो प्रभुसत्ता है वो होनी चाहिए। सारी प्रभुसत्ता का जो प्रयोग है वो राज्य ना करे। प्रभुसत्ता इन समुदायों में, इन संस्थाओं में बटी हुई होनी चाहिए, माने जितने भी समुदाय हैं सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उनको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उससे संबंधित हितों के संवर्धन के लिए कानून बनाने की शक्ति हो। तो ये जो स्थिति है लास्की के इस विचार से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि जो राज्य है वो एक ऐसी संस्था है, उसके पास प्रभुसत्ता और वो एक सर्वोच्च सत्ता है। राज्य बाकी सभी संस्थाओं से, बाकी सभी समुदायों से सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि राज्य के पास ये प्रभुसत्ता की शक्ति है। राज्य इस प्रभुसत्ता की शक्ति के अंतर्गत कानून बनाता है और वो कानून राज्य की सीमा में रहने वाले सभी लोगों पर, सभी संस्थाओं पर, सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होता है, और जो भी उनका पालन नहीं करते तो राज्य के कानून के अंतर्गत उनको दंड भी दिया जा सकता है। तो ये जो शक्ति है इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। लास्की कहते हैं कि ये जो समुदाय हैं जितने भी, वो सभी स्वाधीन होने चाहिए, राज्य का उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये जो विचार है लास्की का, ये भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। यदि सभी समुदायों को प्रभुसत्ता भी दे दी जाए उनके हिस्से की, राज्य का हस्तक्षेप भी ना हो, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? व्यक्ति तो एक ही है, एक ही व्यक्ति के एक ही जीवन के अनेक पक्ष हैं। मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यक्ति एक समय में आर्थिक संगठन का भी सदस्य है, एक ही समय में वो सांस्कृतिक संगठन का भी सदस्य है, एक ही समय में वो धार्मिक संगठन का भी सदस्य है, और उसी एक ही समय में वो राज्य नाम की संस्था के अंतर्गत भी रह रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी समुदाय हैं ये अपनी ओर से व्यक्ति को अलग अलग निर्देश देंगे, राज्य अलग से कानून बनाकर निर्देश देगा। तो ऐसे में स्थिति क्या उत्पन्न हो जाएगी? राज्य के जो आदेश हैं और जो समुदायों द्वारा
आदेश दिए जाएंगे, उनमें विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और व्यक्ति उनमें फंस कर रह जाएगा। वो इतना दुविधाग्रस्त हो जाएगा कि उसके जीवन का विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास होना तो बहुत दूर की बात है, वो ढंग से कोई कार्य कर भी नहीं पाएगा। तो ऐसे में समाज में एक ही सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए और वो है राज्य। तो इसलिए जो बहुलवादी विचार है लास्की के विचारों में, जो अधिकारों के संदर्भ में, वो स्वीकार करने के योग्य नहीं है। तो ऐसे में अगर हम ये देखें कि जो लास्की के अधिकारों के संदर्भ में विचार हैं, तो उसमें केवल समुदायों के अधिकारों के विचार को यदि छोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो बाकी का जो सिद्धांत है वो काफ़ी हद तक उचित है। अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लास्की ने 3 गुटों के हितों को मद्देनजर रखा है। पहला व्यक्ति के हित, दूसरा समूहों या समुदायों के हित और तीसरा है समाज के हित। लास्की ने इन तीनों गुटों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया है कि अलग अलग व्यक्तियों और समूहों के जो हित हैं उनमें परस्पर समन्वय विकसित करने के लिए और उनके जो परस्पर अधिकार हैं हर व्यक्ति के, जो समूहों से भी उसे प्राप्त होंगे और राज्य से भी, उनमें परस्पर विरोध को दूर करने के लिए लास्की ने राज्य को एक साधन के रूप में स्वीकार किया है। अब अधिकारों के विषय में हमने 7 सिद्धांतों पर चर्चा की है। तो ऐसे में अधिकारों के विषय में कौन सा सिद्धांत सर्वोत्तम है, यदि हम ये जानना चाहें तो सारे जो सिद्धांत हैं उनके अध्ययन के पश्चात हम ये अनुभव करते हैं कि यदि सभी सिद्धांतों का हम अच्छे से अवलोकन करते हैं गहराई से, हर सिद्धांत में थोड़े बहुत दोष हैं, तो अधिकारों के विषय में, अधिकारों के स्वरूप के विषय में कौन से सिद्धांत को सर्वोत्तम माना जाए? तो हर सिद्धांत में अपने दोष हैं, महत्व हैं। तो ऐसे में कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूप से स्वीकार करने के योग्य नहीं है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं, यदि उनको हम देखते हैं तो वो अधिकार किसी भी एक सिद्धांत की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। कुछ अधिकार व्यक्तियों के लिए आवश्यक होने के कारण प्राकृतिक माने गए हैं, कुछ अधिकार रीति रिवाजों पर आधारित होने के कारण इतिहास की उपज माने गए हैं, कुछ अधिकारों को राज्य के कानूनों द्वारा बनाया गया है, कुछ अधिकार व्यक्तिगत कल्याण के लिए हैं और कुछ अधिकारों का उद्देश्य जन कल्याण है। माने सभी अधिकारों का जो स्रोत और स्वरूप है वो एक जैसा नहीं है। तो इन सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकारों का स्वरूप है वो ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्तियों का सर्वोन्मुखी विकास हो सके और उसके साथ वो समूचे जन कल्याण के लिए भी सहायक सिद्ध हों। ऐसी अवस्थाओं को ही अधिकारों के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो व्यक्ति के विकास के लिए भी जरूरी हों और समूचे समाज की भलाई के लिए भी वो जरूरी हों। कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता, तो इसलिए समाज में रह रहे व्यक्ति को ऐसे अधिकार भी नहीं दिए जा सकते कि जो उसके हित में तो हैं लेकिन जन कल्याण के विरुद्ध हैं। तो व्यक्ति का विकास और सामाजिक कल्याण, इन दोनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। व्यक्ति और समाज के हित समान होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। तो इस सारे विश्लेषण के आधार पर अधिकारों के विषय में सामाजिक कल्याण का सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत, दोनों का जो मिश्रण है वो उपयोगी सिद्ध हो सकता है। माने अधिकारों को निश्चित करते समय इन दोनों सिद्धांतों की जो धारणाएं हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अधिकार ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति के सर्वोन्मुखी विकास के साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी सहायक सिद्ध हों। धन्यवाद।